जब सीजेपी का प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट काफी हिंसात्मक भी हो गया, विरोध प्रदर्शन हुआ, लाठी डंडे चले उसमें, और उसमें कुछ ऐसी भी चीजें हुई जिसमें प्रधानमंत्री को गाली भी दी गई। ये सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को गाली दी, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली दी, उनकी बातें मान ली गई। तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, उनकी बातें मान ली गई। जिन्होंने पत्थर फेंके सेना पर, पुलिस पर, उनकी बातें मान ली गई। नरेंद्र मोदी जीवन में कभी रील नहीं बनाए, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद वो 5 बार रील बना चुके हैं। कभी इस तरीके से रील बनाते हैं तो कभी इस तरीके से रील बनाते हैं। लेकिन सामान्य वर्ग का कोई भी एक आंदोलन उठा करके बता दीजिए जिसमें हिंसा हुई हो। सामान्य वर्ग का कोई एक आंदोलन उठा करके बता दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया हो। नहीं दिया गया, क्योंकि ये हमारे संस्कार ही नहीं है। जहां स्त्रियों की पूजा, यत्र नारीश् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना लेकर चलने वाले लोग हैं। मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। बहुत बड़ी बात। पर नारी जननी समझाने, दूसरों की स्त्रियों को मां के समान देखना, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार रहे हैं। उस भावना के लोग जब कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाती। लेकिन इस देश में जो लोग प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को गाली देते हैं, इस देश को गाली देते हैं, मनुवाद को गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, उनकी बात 2 मिनट में मान ली जाती है। हम इसके समर्थक नहीं हैं। हमारा संस्कार ही नहीं। हमने पहले ही बता दिया कि हम तो पर नारी जननी समझाने, दूसरों की स्त्रियों को मां के समान देखते हैं। हम इसके कभी समर्थक नहीं हैं। लेकिन साथियों, हम लोगों को कहीं ना कहीं अब मजबूती से उठ करके आगे आना पड़ेगा। मजबूती से उठ करके समाज की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर आज हम अपने अहम से, अहम मतलब अहंकार, हम आज अगर अपने अहम से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए, अपने उद्देश्य के लिए एकजुट नहीं हो पाए तो ये समझ लीजिए कि फिर आपका समाज गर्त में चला जाएगा और आप एकजुट नहीं हो पाएंगे। मैं अभी रायबरेली से होते हुए आया। हमारे जिला अध्यक्ष जी है पांडे जी, कुलप्रकाश पांडे जी, हम लोग साथ नहीं थे, उनके साथ में भी पांडे जी थे, उमाकांत पांडे जी थे, सभी लोग साथ में चर्चा कर रहे थे। ये जब यूजीसी का प्रकरण आया, सामान्य वर्ग ने बहुत खुल करके विरोध किया। और सामान्य वर्ग के लोग, वो किसी भी पार्टी में थे, किसी भी दल में थे, किसी भी संगठन में थे, किसी भी विचारधारा से जुड़े थे, वो सभी लोग बहुत मजबूती से विरोध किए यूजीसी में। तो जब एक ऐसा माहौल बना सवर्णों के पक्ष में कि अब सवर्ण कुछ कर सकता है, सवर्णों ने मजबूर कर दिया। और सीजेपी के प्रोटेस्ट में इन्होंने प्रत्यक्ष इस्तीफा दिया। हमारे प्रोटेस्ट में अप्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इन्होंने स्टे लगाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये झुके। एक जब माहौल बना तो वहां एक समस्या खड़ी हो गई कि हमारे समाज में हर एक घर में एक नेता निकलने लगा। जितने वोटर नहीं है उतनी तो पार्टियां लोगों ने बना दी है सौर समाज में। सामान्य वर्ग में जितने वोटर नहीं है उतनी तो राजनीतिक पार्टियां बना दी हैं। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या अपना वोट खुद को डाल करके अपने घर में बैठ जाएंगे लोग। एक माहौल बना था, लगा था सामान्य वर्ग कुछ परिवर्तन करेगा, लेकिन क्या था, किसी से को बात नहीं करनी थी, किसी से किसी को चर्चा नहीं करनी थी, किसी से राय नहीं करनी थी, किसी से सलाह मशवरा नहीं करना था। जिसके जीवन में आया 5000 फेसबुक पर फॉलोअर हो गए, तुरंत एक पार्टी की घोषणा उसने कर दी, तुरंत एक पार्टी की घोषणा उसने कर दी। और ये जो घोषणाएं हुई ना, इससे पार्टियां बनी, संगठन बने, लेकिन हमारा आंदोलन कमजोर हुआ। आज जब यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तो पूछते हैं कि किसका कार्यक्रम है, सर्वेश पांडे वाला कार्यक्रम है? अरे नहीं भैया, तो फलाने पार्टी में उसमें कैसे चले जाएंगे। होता है, ये विषय उठते हैं, ये चर्चाएं होती हैं। सर्वेश पांडे का कार्यक्रम है, सर्वेश पांडे आए हैं, तो यार मैं तो उस पार्टी में हूं, क्या बताऊं।
वहां कैसे चला जाऊं। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे अहम से ऊपर हमारा मिशन होना चाहिए। साथियों, जब हमारी जाति ही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, बताइए आप मुझे। जब हमारी जाति ही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, और जब हम ही नहीं रहेंगे तो पार्टी क्या करेंगे आप, संगठन क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, बताइए आप हमको। क्या मतलब होगा उसका, कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले जरूरी है हमारे अपने समाज को जिंदा रखना। सबसे पहले यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि नहीं महत्वपूर्ण है? और अगर यह महत्वपूर्ण है तो हमें अपने अहम से ऊपर, हमें अपने पार्टियों और संगठनों से ऊपर उठकर अपने मिशन और अपने समाज के लिए सोचना पड़ेगा, अपने देश के लिए सोचना पड़ेगा। आज अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपने जरूर महसूस किए होंगे कि सौरों के मुद्दे पर सर्वेश पांडे तब से बोल रहे हैं जब कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। सौरों के मुद्दे पर सर्वेश पांडे तब से बोल रहे हैं जब सौरों के मुद्दे पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हम कोई स्कोप नहीं दे करके आए थे इस क्षेत्र में कि चलो इधर चलते, इधर बड़ा स्कोप है। आज तो माहौल बन गया है, लोग स्कोप दे करके आ रहे हैं कि नहीं नहीं इधर स्कोप है, चलो एक पार्टी बना करके हम भी लड़ जाते हैं। सही कह रहा हूं। लेकिन जब मैं अपने गांव से निकला था तब मैं कोई माहौल, कोई स्कोप दे करके नहीं आया था। ये जो जितना बना बनाया माहौल है, इस माहौल को बनाने में मैंने अपना खून पसीना लगा दिया है, तब जाकर के माहौल बना है। आज देश में आरक्षण मुर्दाबाद के जो नारे लगते हैं, ये माहौल बनाने में हमने अपना खून पसीना एक कर दिया है, हमने दिन रात एक कर दिया है, हमने सुबह शाम नहीं देखा है, हम बिना खाना खाए यात्रा किए हैं, हमने मेहनत किया है, तब जाकर के आज आरक्षण मुर्दाबाद के माहौल बने हैं, तब जाकर के आरक्षण मुर्दाबाद के माहौल बने हैं। लेकिन दुख है इस बात का कि एक बने बनाए माहौल को निजी स्वार्थवश कुछ लोग खत्म करने पर तुले हुए हैं। मुझे दिक्कत रही है, जितनी पार्टियां बनी हैं, जितने संगठन बने हैं, सब नेतृत्व करिए। एक एक विधानसभा चुन लीजिए अपनी, एक एक जिला अपना देख लीजिए, एक एक मंडल देख लीजिए और करिए नेतृत्व वहां पर, और एक दूसरे के पूरक बन करके करिए, एक दूसरे के साथ खड़े होकर के करिए। तब आपका समाज भी मजबूत होगा और आपके समाज की लड़ाई भी मजबूत होगी। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरा कोई लालच नहीं, मेरा सिर्फ एक सपना है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर रहे ना मां, हम दिन चार रहे न रहे। मेरा समाज जिंदा रहे, सर्वेश पांडे जिंदा रहे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा समाज जिंदा रहे। मेरा समाज जिंदा रहे, सर्वेश पांडे जिंदा रहे या ना रहे। भाइयों, आज यहाँ पर एक समीक्षा बैठक है, इसमें हमारे भाई, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बंधु आए हुए हैं। मैं जितने भी जिलों से हमारे 100 आदमी के जिला अध्यक्ष आए हैं, या जितने भी लोग ऐसे आए हैं जो 100 आदमी में जिम्मेदारी लेकर के काम करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, उनका आह्वान करना चाहूंगा कि अपना कमर कस लीजिए, अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि ईमानदारी से समाज के लिए लड़ने का जिम्मा आपके कंधे पर आने वाला है। ईमानदारी से समाज के लिए लड़ने का जिम्मा आपके कंधे पर आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत लोग 27 का माहौल देख रहे हैं। आप देख लीजिएगा, 27 का चुनाव बीतने दीजिए, आधे से ज्यादा पार्टी और आधे से ज्यादा संगठन खत्म हो जाएंगे जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा। आधे से ज्यादा पार्टी और आधे से ज्यादा संगठन खत्म हो जाएंगे जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन सर्वेश पांडे 17 के भी चुनाव में वही बात बोल रहे थे, 19 के भी चुनाव में वही बात बोल रहे थे, 22 के भी चुनाव में वही बात बोले हैं, और 27 के भी चुनाव में वही बात बोलेंगे, 29 के भी चुनाव में वही बात बोलेंगे, 32 के भी चुनाव में वही बात बोलेंगे। जब तक सर्वेश पांडे की सांस चल रही है तब तक हम वही बात बोलेंगे, सवर्ण एकता जिंदाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद।
सौर का जिंदाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद। ना हमारे मुद्दे कल बदले थे, ना हमारे मुद्दे कल बदलेंगे, ना हमारे मुद्दे कल बदले थे, ना हमारे मुद्दे कल बदलेंगे। और सुनिए, जिनका विधायक और सांसद बनना है वो जाकर कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ले, और जिनको अपने घर से लगा करके त्याग और बलिदान कर दे, सिर्फ समाज के लिए अगर कुछ करना है तो हमारे साथ आए, वो हमारे साथ आए, वो हमारे साथ आए। यहाँ पर समाज के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समाज के बुद्धिजीवी कौन बैठा हुआ है? समाज का बुद्धिजीवी कौन? आप एक बात बताइए, क्या जितनी बड़ी क्रांति आनी चाहिए थी समाज में, क्या उतनी आ पाई है? आ पाई है? क्या जितना बड़ा बदलाव होना चाहिए था उतना हो पाया है? क्या जितनी जागरूकता समाज में आनी चाहिए थी उतनी हो पाई है? क्या जितना सोनों को संगठित होना था वो हो पाया है? और अगर नहीं हो पाया है तो सतुआ पिसान बांध लीजिए, नमक रोटी बांध लीजिए और घर घर जाकर के संपर्क करिए और पहले उतनी बड़ी क्रांति पैदा करिए, उतने लोगों को जगाइए, उतने लोगों को जागरूक करिए, तब चुनाव के बारे में सोचा जाएगा, तब चुनाव के बारे में सोचा जाएगा। 10 लोग अगर जुड़े हैं समाज के नाम पर तो 10 पार्टी बन गई है और 10 प्रत्याशी पहले से खड़े हो गए हैं, अपने आप को स्वघोषित कर दिए हैं। अब कौन किसको वोट देगा? कौन किस पार्टी में? 4 लोग हमारे ही परिचय के हैं। अब मैं इधर चला जाऊं तो उधर के नाराज, उधर चला जाऊं तो उधर के नाराज। अभी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपने समाज में चेतना पैदा करना, अपने समाज में चेतना पैदा करना, अपने समाज में वो भावना पैदा करना कि पटीदार को अगर दर्द हो तो वो दर्द हमको महसूस हो, पटीदार को अगर दर्द हो तो वो दर्द हमको महसूस हो। अभी हमको इन सभी विषयों पर काम करने की जरूरत है। और 100 आदमी के कार्यकर्ताओं, मैं फिर कह रहा हूं, अपने कमर को कस लीजिए और गांव गांव निकलिए, मंडल वाइज, ब्लॉक वाइज, क्षेत्र वाइज जाइए और अपने समाज को जगाने और जोड़ने का काम करिए। अभी तमाम विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं मेरे साथ, अभी तमाम विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं मेरे साथ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरा साथ ना छोड़ो और मेरे साथ खड़े रहें, मेरे साथ खड़े रहें। और अगर आप भरोसा करके मेरे साथ खड़े रहेंगे तो समाज को उस परम वैभव तक हम पहुंचाने का काम करेंगे जिसकी हमने कल्पना की है मिलकर के, जिसकी हमने कल्पना की है मिलकर के। आप सोचिए, ये बहन जी का क्या नाम है? कल्पना शुक्ला है, इनका क्या नाम है? प्रियंका ओझा। प्रियंका ओझा है, विनेता चतुर्वेदी जी हैं, ये जूही तिवारी जी हैं। इसमें हमारे जिला अध्यक्ष कन्नौज से आए हैं, कोई सोनभद्र से आया है, कोई भदोही से, कहां कहां से लोग आए हैं। ये कोई फायदे के लिए लोग नहीं आए हैं, इनके अंदर एक जुनून है, इनके अंदर एक जज्बा है समाज के लिए कुछ कर गुजरने का। ये उसको करने के लिए यहां पर आए हैं और उसको सही दिशा देने का काम हमारा और आपका है। अभी मैं बताऊंगा, मैंने जब संगठन बनाया तो जब लोगों के बीच में गया तो लोग कहते थे, बहुत लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर पाए। लोग कहते थे, बहुत लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर पाए, तुम भी जो कर लोगे वो देखेंगे, तुम भी जो कर लोगे वो देखेंगे, लोग कहते थे। कुछ लोग समाज के ठेकेदार बन बन करके समाज को इतना बेचा, इतना बेचा, इतना बेचा कि समाज के लोगों को सामाजिक संगठनों से, समाज के नेताओं से भरोसा उठ गया, समाज के नेताओं से, समाज के संगठनों से भरोसा उठ गया। लेकिन हमने निस्वार्थ 8 साल 9 साल तक त्याग, बलिदान, तपस्या करके उस भरोसा को फिर से कायम करने का काम किया, फिर से कायम करने का काम किया। अभी दिक्कतें आ रही हैं, तमाम जगहों की तमाम शिकायतें आ रही हैं, लेकिन मैंने लोगों को आश्वस्त किया है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप उम्मीद जिंदा रखिए कि समाज में बदलाव आएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप उम्मीद जिंदा रखिए कि समाज में बदलाव आएगा। और 100 आदमी का कार्यकर्ता बिकेगा नहीं, इसकी गारंटी कार्यकर्ता नहीं, उनका मुखिया होने के नाते मैं लेता हूं।
उनका मुखिया होने के नाते मैं लेता हूं। कोई चुनाव लड़े, समाज के मुद्दे पर लड़े, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम अगर कोई सोचे कि हम पार्टी बना लें, संगठन बना लें, फिर जाकर के सपा से समझौता कर ले, भाजपा से समझौता कर ले, कांग्रेस से समझौता कर ले, बसपा से समझौता कर ले, तो किसी को समाज की भावनाओं के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा। किसी को भी समाज की भावनाओं के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि समझौता करने वाले तो फॉर्च्यूनर पा जाएंगे, समझौता करने वाले तो 3 BHK 2 BHK जो भी 4 BHK लखनऊ में आवास पा जाएंगे। लेकिन निचली पंक्ति में खड़ा सावर समाज का लोग, सवर समाज का व्यक्ति, सवर समाज का वो छात्र, सवर समाज की वो बहनें जिनको हमसे आपसे उम्मीद है, जिनको सवर समाज से उम्मीद है, उनका भरोसा टूट जाएगा। और अगर उनका भरोसा टूट गया भैया, तो फिर जान लीजिए कि बहुत बड़ा श्राप लगेगा हम लोगों के ऊपर, बहुत बड़ा श्राप लगेगा। ये जो ये व्यवस्थाएं अपने पैसा लगा करके लोगों ने की है, इनको भरोसा है हम पर। ये जो 20-20 गाड़ियां लगा करके लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, इनको भरोसा है हम पर। हम मिट जाएं, हम मर जाएं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे लोगों का भरोसा न टूटे, हमारे लोगों का भरोसा न टूटे। और मैं सर्वेश पांडे ये वादा करता हूं, ये वचन देता हूं कि कभी भी कहीं भी समाज का भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा, समाज का भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। अभी आरक्षण पर चर्चाएं चल रही है, सोशल मीडिया भी चल रही है। बहुत ही जल्द 100 आदमी के लोग हर जिले में जाएंगे, प्रधानमंत्री को संबोधित, राष्ट्रपति को संबोधित डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने का काम शुरू करेंगे। ये करेंगे। लोग कह रहे हैं भैया दिल्ली जंतर मंतर पर चलो, हम चलेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर। कब समाज कहेगा तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन जब खुद हमारी खुद की कैपेसिटी हो जाएगी कि मैं 10 लाख लोगों को अपने दम पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा पाऊंगा, उस दिन हम दिल्ली के जंतर मंतर पर चलेंगे, उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर चलेंगे। क्योंकि हमारा बड़ा उपहास होता है, EWS के आरक्षण को सुदामा कोटा बताया जाता है। हमारा कोई भी काम होता है, तमाम लोग सोशल मीडिया देखते होंगे, कहते हैं कि इनकी बहन बेटियां जो है मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने झुक गई थी। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ कमेंट होते हैं, लोग हमको पोंगा पंडित बताते हैं। बदनामी करवाने के लिए नहीं जाएंगे, बेइज्जती करवाने के लिए नहीं जाएंगे। जब जाएंगे तो वहां से वो जो आरक्षण जिस भी कॉलम में लिखा होगा, उस कॉलम में मिटा करके लगाएंगे, तब दिल्ली जाएंगे। और हमारा कोई भी आंदोलन, हमारा कोई भी आंदोलन हमारे कार्यकर्ताओं को पत्थर खिलाने के लिए नहीं होगा। हमारा कोई भी आंदोलन देश की गरिमा को, देश के संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को या देश के संविधान को गाली देने वाला नहीं होगा। हमारा आंदोलन जब होगा, उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 लाख लोग बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ करके आंदोलन करेंगे, स्वस्ति वाचन बांट करके आंदोलन करेंगे, स्वस्ति वाचन और हनुमान चालीसा पढ़ करके वहां पर आंदोलन होगा। और वो आंदोलन इतिहास में दर्ज होगा, पूरा विश्व उस आंदोलन को देखेगा। मेरे इस बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है? सहमत है कि नहीं सहमत है? और कुछ लोगों को तो लगा होगा इधर बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी, निष्क्रियता थी, कुछ और भी तनाव थे, निष्क्रियता थी। कुछ लोगों को लगा होगा कि इधर चीजें दागिंद हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है और ये जब तक ऑक्सीजन का आदान और प्रदान हो रहा है, तब तक हम जिंदा हैं। और जब तक हम जिंदा हैं, तब तक ये आंदोलन जिंदा है, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। और आज सुने, और हम लोग इतना संघर्ष कर दिए हैं, इतना मेहनत कर दिए हैं कि अगर एक सर्वेश पांडे को कुछ हो भी जाएगा ना, तो 1000 सर्वेश पांडे आज खड़े इस लड़ाई को लड़ने के लिए, 1000 सर्वेश पांडे खड़े इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं एक लाइव आया था, कुछ दिन पहले मैं एक लाइव आया था। उस लाइव में मैंने एक बात कही थी कि आरक्षण के खिलाफ एक दिन ऐसा बवंडर उठेगा
एक ऐसा भूचाल उठेगा जिसका नेतृत्व कोई संगठन नहीं करेगा, कोई नेता नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। अपने आप एक ऐसा भूचाल उठेगा कि वो आरक्षण खत्म करवा देगा। और होगा, पूछो कैसे? आज तमाम बच्चों को मैं देख रहा हूं जो मुझको जानते तक नहीं, पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, बीए में पढ़ते हैं, बीएससी करते हैं, वो आरक्षण के खिलाफ स्लोगन बना करके हमको टैग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनके मन में भावनाएं जग रही हैं, उनके मन में भावनाएं जग रही हैं। यही क्रांति, यही बदलाव लाना है, यही क्रांति, यही बदलाव लाना है। और जिस दिन यह क्रांति, यह बदलाव आ जाएगा ना, उसी दिन आपके समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसी दिन आपके समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पौरुष और हमारे सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। हमारे पौरुष और हमारे सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। और सारी समस्याओं का समाधान हमारी और आपकी एकता है। अगर हम आप आपस में संगठित रहे, आपस में एक रहे, तो हम सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का कि इतनी गर्मी में इतना पसीना बह रहा है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर बैठे और हमको सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब आप लोग यहाँ से निकले, अपने घर पर जाए, कहीं भी जाए, तो इस मिशन को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं खुद लगातार प्रवास करूंगा, हर जिले में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, हर जगह बैठक और मीटिंग करूंगा और समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ूंगा, एक एक व्यक्ति को जगाऊंगा और इस आंदोलन के लिए तैयार करूंगा। यहाँ पर बैठे जितने भी कार्यकर्ता हैं, साथियों, हो सकता है सबसे मेरा संपर्क ना हो पाए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कितना फोन उठाएगा, एक अकेला व्यक्ति कितना फोन उठाएगा। हर व्यक्ति की इच्छा होती है को डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करे, लेकिन हम फोन उठा पाए ना उठा पाए, ये जो मेरी भी व्यस्तता है, ये सारी व्यस्तता समाज को लेकर के ही है। मेरे खुद के किसी काम को लेकर के नहीं, मेरा कोई खुद का कोई बिजनेस व्यापार नहीं है कि मेरी उसमें व्यस्तता है। हमारी जितनी भी व्यस्तता है वो सिर्फ समाज को लेकर के है। तो आप लोग अब उठेंगे और स्वयं से प्रेरणा लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब कहीं पर 4 बर्तन रखे होते हैं तो आपस में खुटपुट कुछ ना कुछ तो होता रहता है, ठीक है। संगठन में भी है, किसी भी संगठन में कभी कोई कार्यकारिणी बनती है तो एक जिले में थोड़ा बहुत कहीं ईगो बस या आपस में कुछ ना कुछ टकराव होते रहते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा टकराव हमारे मिशन से ऊपर नहीं है। हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा टकराव हमारे मिशन से ऊपर नहीं है। क्योंकि अगर हमारा मिशन नहीं रहेगा, हमारा समाज नहीं रहेगा, तो हमारे ईगो का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे ईगो का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको संवाद से सुलझाया ना जा सके। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसको संवाद से सुलझाया ना जा सके। अगर कहीं कोई समस्या पैदा होती है तो आपस में संवाद करिए, क्योंकि आप जिस संगठन में जुड़े हैं, अगर आप अपने संगठन के 4 पदाधिकारियों को मैनेज करके एक साथ लेकर नहीं चल पाएंगे तो फिर समाज आप पर भरोसा नहीं करेगा। समाज यही कहेगा कि जब ये आपस में नहीं एकत्रित है तो ये समाज को क्या एकत्रित करेंगे, ये आपस में एकत्रित नहीं है तो ये समाज को क्या एकत्रित करेंगे। तो अब हम लोगों को संगठित होकर के अपने समाज को, और एक चीज ध्यान में रखना, अपनों की कमियां हमेशा उसके कान में कहनी है। अपनों की कमियां हमेशा उसके कान में कहनी है और उसकी अच्छाइयां हमेशा मंच से कहनी है। इस बात को ध्यान में रखना। और जिस दिन हमारे सभी कार्यकर्ता या हमारे सभी भाई समर्थक इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हमें अपनों की कमियां उनके कान में बतानी है और उनकी अच्छाइयां मंच पर बतानी है, उसी दिन के बाद सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, सारे मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। समस्याएं कहां से आ रही हैं? समस्याएं वहां से आ रही हैं कि अगर मान लीजिए अतुल शर्मा के अंदर कोई कमी है, मान लीजिए सोनभद्र वाले शुक्ला जी के अंदर कमी है, अभिषेक पांडे के अंदर कमी है, कन्नौज वाले दुबे जी के अंदर कोई कमी है, तो ये पहले उनको नहीं बता दें कि भैया सुधार लो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताते हैं और 5 चक्कर बताते हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि कितना जल्दी इनको निकलवा दिया जाए संगठन से।
तो अगर मान लो कि भाई सब लोग हैं संगठन में, अपने अपने हिस्से के संघर्ष से हैं, सबका अपना दायित्व, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। देखो आप लोगों का तापमान इतना है कि जनरेटर भी अब नमस्ते प्रणाम करके हटने लगा है, ठीक है। तो हमको जोड़ना है लोगों को, तोड़ना नहीं है। प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को जोड़ सके। मुकेश पांडे जी से कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? समझ रहे मेरी बात को? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। और आज आप लोग आए इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। गर्मी बहुत है और मुझे भी लखनऊ निकलना है। आप सभी को मैं प्रणाम करूंगा और हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा, अपने ईगो, अपने अहम, अपने स्वार्थ सब कुछ छोड़ दीजिए समाज हित के लिए। क्योंकि अगर हमारी जाति जिंदा रहेगी तभी हम जिंदा रहेंगे। नहीं तो अगर सरनेम पूछकर हमारी हत्याएं होंगी, तो आज सर्वेश पाड़े की हत्या होगी तो कल अभिषेक पाड़े की भी हत्या होगी। कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो इसीलिए अपने समाज को बचाना बहुत जरूरी है। और जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, नहीं नहीं, अगर हम जात की बात करेंगे तो देश बिखर जाएगा। एक बात बताओ, 70 और 75 साल से हमने त्याग ही तो किया, हमने उनको आगे बढ़ाने का ही तो काम किया, लेकिन उसके बदले कोई एहसान हो किसी का तो बताओ। कोई मानता है एहसान कि सौरभों ने त्याग किया? कोई मानता हो तो बताओ। गालियां देते हैं लोग, गालियां। और जब गालियां ही खानी है, जब जातवाद का झूठा आरोप ही लगना है, तो क्यों ना फ्रंट पर आकर के जातवाद करें भाई, क्यों ना फ्रंट पर आकर के जातवाद करें। हमारे जातवाद करने का मतलब ये नहीं कि किसी को जाओ मारो और गरियाओ। हमारे जातवाद करने का मतलब ये है कि आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसका सरनेम पूछो, और अगर आपके बिरादर का है तो सबसे पहले उसको नौकरी दो। इस तरीके से जातवाद करो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सबसे पहले उसको नौकरी दो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर आप कहीं नौकरी में हैं और कोई इलाज करवाने आ गया, उसका सरनेम आपको पता चल जाए तो उसके इलाज में जितनी भी मदद हो सकती है उसकी पूरी मदद करो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? किसी का विरोध नहीं करना है, बस अपने समाज को, अपने जात को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम।